गांव की एक बेटी, नाम था अंजलि। संसाधन कम, हौसला आसमान से ऊंचा। पिता रामदीन, सरकारी स्कूल में चपरासी। सपना, बेटी को बड़ा अफसर बनाना। गांव का दबंग ठाकुर बलवंत सिंह, जमीन की लालच। अंजलि के पिता हत्या, न्याय मिला नहीं, भ्रष्ट तंत्र। दुर्घटना बताकर फाइल बंद। पिता का साया उठ गया। अंजलि बीमार मां को लेकर शहर आई। कड़वी सच्चाई से गरीबी सामना। अंजलि कॉलेज, रात में कॉल सेंटर में सफाई। आर्यन एक अमीर और घमंडी लड़का। अंजलि का अपमानित, फटे जूतों और गरीबी का मजाक। आर्यन का भयानक एक्सीडेंट। नफरत भुलाया, मां के ऑपरेशन के लिए जोड़े पैसे। आर्यन की जान बचाने खर्च, खून भी दिया। बलिदान की कीमत, मां की मौत। अंजलि अकेली पर टूटी नहीं। सालों की कड़ी तपस्या, फर्श साफ करते पढ़ाई, मेहनत रंग लाई। अंजलि आईपीएस ऑफिसर बनी, उसी जिले में पोस्टिंग जहां पिता का खून गिरा। ठाकुर बलवंत सिंह को उसके अंजाम तक पहुंचाया। व्यवस्था सुधारा जिसने उसे ठुकराया। आर्यन वकील बन गया। गलती का एहसास, अंजलि के पिता को इंसाफ दिलाने में मदद। पिता की जमीन पर महल नहीं, स्कूल और अस्पताल बनाया। संदेश, इंसान की पहचान गरीबी से नहीं, चरित्र और नेक इरादों से। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था। एक छोटे से गांव में ओस की बूंदें पीपल के पत्तों से टपक रही थीं। सुबह की उस धुंधली रोशनी में गांव के सरकारी स्कूल के चपरासी रामदीन अपने पुराने साइकिल की चेन चढ़ा रहे थे। उनके हाथों में ग्रीस लगा था और उनकी पुरानी सूती कमीज पर जगह जगह पैबंद लगे थे। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वही चमक जो एक माली की आंखों में अपने सबसे सुंदर फूल को खिलते देख होती है। रामदीन की पूरी दुनिया उनकी बेटी अंजलि में बसी थी। अंजलि बिटिया, उठ जा लाडो, चाय रख दी है चूल्हे पर। रामदीन ने घर के भीतर आवाज लगाई। अंजलि, जो रात भर लालटेन की मध्यम रोशनी में अपनी फटी हुई किताबों के साथ जागती रही थी, अपनी आंखें मलते हुए बाहर आई। उसने देखा कि उसके पिता ने न केवल चाय बनाई थी, बल्कि उसके लिए रात की बची हुई 2 रोटियों पर थोड़ा सा गुड़ रखकर नाश्ता भी तैयार कर दिया था। बापू, आप क्यों इतनी सुबह उठकर ये सब करते हैं? आप रात को देर से आए थे, थोड़ी देर और सो जाते। अंजलि ने प्यार भरी झिड़की देते हुए कहा। रामदीन मुस्कुराए। उनकी हथेली पर मेहनत की जो लकीरें थीं, वे उनके संघर्ष की गवाह थीं। उन्होंने कहा, बिटिया, जब तू बड़ी अफसर बन जाएगी और बड़ी गाड़ी में बैठकर इस गांव में आएगी, तब ये बापू आराम ही आराम करेगा। तब तक तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। सुना है आज तेरे कॉलेज का रिजल्ट आने वाला है। अंजलि के चेहरे पर थोड़ी चिंता उभरी। हाँ बापू, डर लग रहा है। शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मिलेगा या नहीं पता नहीं। रामदीन ने अपना खुरदुरा हाथ अंजलि के सिर पर रखा। तुझ पर और तेरी मेहनत पर मुझे पूरा भरोसा है। तो इस गांव की मिट्टी का नाम रोशन करेगी। वो दोपहर अंजलि के जीवन का सबसे बड़ा दिन लेकर आई। गांव के चौराहे पर लगे एकमात्र कंप्यूटर वाले की दुकान पर भीड़ जमा थी। जब अंजलि ने अपना रोल नंबर डाला तो उसकी चीस निकल गई। उसने न केवल जिले में टॉप किया था, बल्कि उसे शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में पूरी स्कॉलरशिप के साथ दाखिला मिल गया था। खुशी के मारे अंजलि के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो भागती हुई स्कूल पहुंची, जहां उसके पिता झाड़ू लगा रहे थे। अंजलि को दौड़ते देख रामदीन घबरा गए। क्या हुआ बिटिया, सब ठीक तो है? अंजलि ने अपने पिता के गले लगकर रोते हुए कहा, बापू, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं शहर जा रही हूँ बापू। रामदीन के हाथ से झाड़ू छूट गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये दुख के नहीं, उस जीत के आंसू थे जो उन्होंने अभावों से लड़कर पाई थी। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना रुमाल निकाला, जिसमें सहेज कर रखे हुए कुछ 100 के नोट थे। ये ले बिटिया, ये मैंने तेरे शहर जाने के लिए बचाए थे। अपनी माँ की कसम, तू पीछे मुड़कर मत देखना। चाहे इस बापू को अपनी जान ही क्यों ना बेचनी पड़े, तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। उस शाम गांव के छोटे से घर में खुशियों का माहौल था। माँ ने चूल्हे पर खीर बनाई थी, लेकिन अंजलि और उसके परिवार को यह अंदाजा भी नहीं था कि गांव के दबंग ठाकुर बलवंत सिंह की नज़र उनकी उस पैतृक जमीन पर थी जो अंजलि के घर के ठीक पीछे थी। ठाकुर को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक चपरासी की बेटी शहर जाकर साहब बनेगी। रात के सन्नाटे में जब अंजलि अपने नए सफर के सपने देख रही थी, गांव की पगडंडियों पर कुछ परछाइयां साजिशें बुन रही थीं। खुशियों का ये सूरज डूबने वाला था और एक ऐसा तूफान आने वाला था जो अंजलि की पूरी दुनिया को तहस नहस करने वाला था।
गांव की रातें अक्सर शांत होती हैं, लेकिन उस रात की खामोशी में कुछ अजीब सी भारीपन था। अंजलि के घर में अभी भी खुशी की लहर थी। माँ ने पुराने संदूक से अपनी शादी की रेशमी साड़ी निकाली थी ताकि उसे काट कर अंजलि के लिए शहर ले जाने लायक 2 अच्छे सूट बनवा सके। रामदीन बाहर बरामदे में अपनी टूटी हुई खटिया पर लेटा था और आकाश के तारों को देख रहा था। उन्हें लग रहा था कि हर तारा उनकी बिटिया के उज्जवल भविष्य की गवाही दे रहा है। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई 2 मोटरसाइकिलें उनके घर के बाहर आकर रुकीं। हेडलाइट की तेज रोशनी ने रामदीन की आंखों को चुंधिया दिया। रामदीन, ओ रामदीन, बाहर निकल बुड्ढे, एक कर्कश आवाज गूंजी। ये ठाकुर बलवंत सिंह का सबसे वफादार गुंडा गब्बर था। रामदीन हड़बड़ा कर उठा। क्या बात है गब्बर भाई, इतनी रात गए कैसे आना हुआ? मोटरसाइकिल के पीछे से खुद ठाकुर बलवंत सिंह उतरे। उनके हाथ में कुछ कागजात थे और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान। रामदीन, सुना है तेरी बिटिया शहर जा रही है साहब बनने, बहुत पैसा खर्च होगा शहर में। ये ले कागज, इस पर अंगूठा लगा और अपनी पीछे वाली जमीन के बदले ये 5 लाख रुपए रख ले। तेरी बिटिया की पढ़ाई भी हो जाएगी और हमारे रास्ते का रोड़ा भी हट जाएगा। रामदीन के हाथ कांपने लगे, लेकिन डर से नहीं बल्कि स्वाभिमान से। माफ करना ठाकुर साहब, वो जमीन मेरी नहीं है, वो मेरी बिटिया के भविष्य की नींव है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उस 1 एकड़ के लिए घिस दी है ताकि अंजलि को कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वो जमीन नहीं बिकेगी। ठाकुर की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें अंगारे की तरह दहकने लगी। एक मामूली चपरासी की इतनी हिम्मत? बलवंत सिंह की बात टालेगा तू? घर के अंदर से अंजलि और उसकी माँ खिड़की से ये सब देख रही थी। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने डर के मारे उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। बाहर बहस बढ़ती जा रही थी। अंगूठा लगाता है या नहीं? गब्बर ने चिल्लाकर पूछा। नहीं लगाऊंगा, चाहे जान ले लो, पर अपनी बिटिया का हक नहीं बेचूंगा। रामदीन की आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। इतना सुनना था कि ठाकुर ने गब्बर को इशारा किया। गब्बर ने अपनी मोटरसाइकिल से लोहे की एक रॉड निकाली और रामदीन के पैर पर दे मारी। रामदीन दर्द से कराह उठा और जमीन पर गिर पड़ा। बापू, अंजलि चीखी और दरवाजा खोलकर बाहर की ओर भागी, लेकिन गब्बर के साथियों ने उसे और उसकी मां को धक्का देकर दूर गिरा दिया। ठाकुर ने ठंडे स्वर में कहा, जमीन तो मैं लेकर रहूंगा रामदीन, पर अब मुफ्त में। गब्बर ने रॉड से रामदीन के सिर पर वार किया। 1, 2 और फिर तीसरा वार। रामदीन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनके धुंधले होते विजन में अंजलि का चेहरा था, जो चीख रही थी, रो रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। गांव के दूसरे घरों की लाइटें तो जलीं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुला। ठाकुर के डर ने पूरे गांव की जुबान सिल दी थी। रामदीन के बेजान शरीर से खून निकलकर उस मिट्टी में मिल गया जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सींचा था। ठाकुर ने उनके बेजान अंगूठे को जबरदस्ती कागजों पर लगाया और ठहाका मारते हुए वहां से निकल गया। अंजलि अपने पिता के शरीर पर गिर पड़ी। बापू, आंखें खोलो बापू, देखो मैं शहर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, बस एक बार बात करो बापू। लेकिन रामदीन की सांसें थम गई थीं। अगली सुबह जब पुलिस आई तो उम्मीद थी कि इंसाफ होगा, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने बिना किसी जांच के डायरी में लिख दिया, खेत की रखवाली करते समय सांड के हमले में मौत। अंजलि इंस्पेक्टर के पैरों में गिर गई। साहब, मेरी आंखों के सामने ठाकुर ने मारा है मेरे पिता को, देखिए उनके सिर पर चोट के निशान हैं। इंस्पेक्टर ने अंजलि को झिड़क दिया। लड़की, दिमाग ठिकाने रख, अपनी मां को संभाल और चुपचाप क्रियाकर्म कर, वरना कल तेरा भी यही हाल होगा। गांव का वो रास्ता जिससे अंजलि को अपनी मंजिल की ओर जाना था, अब उसके पिता की अर्थी के पीछे जाने का रास्ता बन गया था। जिस शहर जाने की खुशी कल तक 7वें आसमान पर थी, आज वही अंजलि के लिए एक बोझ बन गई थी। लेकिन चिता की आग के सामने खड़े होकर अंजलि ने रोना बंद कर दिया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, एक प्रतिशोध की ज्वाला थी। उसने अपने पिता की राख को हाथ में लिया और बुदबुदाई, बापू, आपने कहा था कि मैं वर्दी पहनकर आऊंगी, अब मैं लौटूंगी तो सिर्फ आपकी बेटी बनकर नहीं, इस अन्याय का काल बनकर लौटूंगी। गांव की पगडंडियां पीछे छूट चुकी थीं। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए अंजलि की आंखों में अपने पिता की चिता की आग अभी भी तैर रही थी। उसके पास एक पुराना झोला था जिसमें कुछ फटी किताबें, माँ की दवाइयाँ और पिता की वो आखिरी निशानी, एक पुरानी घड़ी थी। उसकी माँ बस की सीट पर गुमसुम बैठी शून्य में ताक रही थी। पिता की मौत ने उनसे उनकी आवाज़ छीन ली थी।
शहर पहुंचते ही अंजलि को समझ आ गया कि यहाँ की भीड़ में इंसान की कीमत उसकी हैसियत से तय होती है। उसने शहर के बाहरी इलाके में एक सकरी गली में एक ऐसी झुग्गी किराए पर ली जहां सूरज की रोशनी भी आने से कतराती। छत टीन की थी जो जरा सी बारिश में रोने लगती। माँ, तुम आराम करो, मैं कॉलेज जा रही हूँ, एडमिशन की आखिरी तारीख है, अंजलि ने अपनी माँ के माथे को चूमते हुए कहा। जब अंजलि कॉलेज के आलीशान गेट पर पहुंची तो उसे अपनी गरीबी का एहसास पहली बार इतने करीब से हुआ। वहां लड़कियां महंगे ब्रांडेड बैग टांगे थीं और लड़के बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर रहे थे। अंजलि के पैरों में वही पुराने नीले जूते थे। छोड़ दे इसे अंजलि, उसके भीतर की एक आवाज ने कहा। यही तो मौका है, नियति ने खुद इसे सजा दी है। इसके पास तो बहुत पैसा है, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। लेकिन तभी उसे अपने बापू का चेहरा याद आया। बापू कहते थे, अंजलि, नफरत को नफरत से काटोगी तो नफरत ही बचेगी, लेकिन अगर नफरत को प्यार से काटोगी तो इंसानियत बचेगी। अंजलि ने बिना एक पल गंवाए अपनी पूरी ताकत लगाकर कार का जाम हो चुका दरवाजा खींचा। उसने आर्यन को बाहर निकाला। बारिश और खून से लथपथ आर्यन अचेत था। सड़क सूनी थी, कोई गाड़ी नहीं रुक रही थी। अंजलि ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और आर्यन के सिर पर जोर से बांध दिया ताकि खून बहना कम हो। काफी मशक्कत के बाद उसने एक ऑटो रुकवाया और उसे लेकर पास के बड़े प्राइवेट अस्पताल पहुंची। जल्दी देखिए डॉक्टर साहब, इनका बहुत खून बह गया है, अंजलि चिल्लाई। रिसेप्शन पर नर्स ने उसे रोक दिया। पहले 50,000 रुपए जमा कराइए, ये एक्सीडेंट केस है और प्राइवेट वार्ड की फीस महंगी है। अंजलि के पास इतने पैसे नहीं थे। उसकी आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा आ गया। उसने अपनी कमर में खोसी हुई एक छोटी सी मखमली पोटली निकाली। इसमें 60,000 रुपए थे जो उसने पाई पाई जोड़कर अपनी माँ के दिल के ऑपरेशन के लिए रखे थे। ये उसकी 3 साल की मेहनत और भूखे पेट रहकर बचाई गई रकम थी। उसकी आत्मा कांप उठी। अगर ये पैसे यहाँ दे दिए तो माँ का क्या होगा, और किसके लिए? उस लड़के के लिए जिसने मुझे हमेशा नीचा दिखाया। लेकिन सामने स्ट्रेचर पर पड़े आर्यन की उखड़ती सांसों ने अंजलि के सारे स्वार्थ मिटा दिए। उसने कांपते हाथों से वो पोटली नर्स की ओर बढ़ा दी। ये लीजिए पैसे, बस इन्हें बचा लीजिए, अंजलि ने सिसकते हुए कहा। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने बताया कि आर्यन का ब्लड ग्रुप रेयर है और अस्पताल में स्टॉक नहीं है। अंजलि का ग्रुप मिल गया। उसने भूखे पेट होने के बावजूद 2 यूनिट खून दिया। शरीर में कमजोरी थी, सिर चकरा रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। सुबह के 4 बज रहे थे। आर्यन के घर वाले और पुलिस अस्पताल पहुंच चुके थे। अंजलि ने दूर से देखा कि आर्यन का बड़ा वकील बाप और उसकी अमीर माँ रोते हुए डॉक्टर से बात कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा, शुक्र मनाइए उस लड़की का। अगर वो सही वक्त पर ना लाती और अपना खून ना देती तो आप अपने बेटे को खो चुके होते। जैसे ही आर्यन की माँ उस लड़की को ढूंढने के लिए मुड़ी, अंजलि अस्पताल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। वो नहीं चाहती थी कि आर्यन या उसके घरवाले उसे जाने या उस पर एहसान करें। वो खाली हाथ, खाली जेब, लेकिन एक ऊंचे हौसले के साथ अपनी झुग्गी की ओर चल दी। उसके पैर जमीन पर भारी पड़ रहे थे, पर उसका सिर गर्व से ऊंचा था। उसने आज अपने सबसे बड़े दुश्मन को जीवन दान दिया था। शहर की चकाचौंध अभी भी वैसी ही थी, लेकिन अंजलि अब बदल चुकी थी। उसने आज साबित कर दिया था कि फटे जूतों के अंदर जो दिल धड़कता है वो सोने की घड़ी पहनने वालों से कहीं ज्यादा कीमती है। अस्पताल से बाहर निकलते समय अंजलि के पैर कांप रहे थे। 2 यूनिट खून देने के बाद की कमजोरी और मन पर भारी बोझ। उसने अपनी माँ के ऑपरेशन के पैसे एक ऐसे इंसान पर खर्च कर दिए थे जिसने उसे हमेशा जलील किया था। वो जब अपनी झुग्गी के पास पहुंची तो सुबह की पहली किरण निकल रही थी। माँ, मैं आ गई, अंजलि ने हौले से पुकारा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। माँ अक्सर इस वक्त तक उठकर अंजलि के लिए चाय का पानी चढ़ा देती थी। अंजलि का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठने लगा। उसने अंदर जाकर देखा, माँ कंबल ओढ़े शांति से लेटी हुई थी। चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उनकी सारी पीड़ा खत्म हो गई हो। अंजलि ने उनके हाथ छुए, वे बर्फ की तरह ठंडे थे। माँ उठो, देखो मैं आ गई, माँ। अंजलि की चीख झुग्गी की दीवारों से टकराकर वापस आ गई। माँ की सांसें रात के किसी पहर में थम चुकी थीं। शायद उनके दिल ने तब तक इंतजार किया जब तक अंजलि घर नहीं लौटी, और जैसे ही अंजलि ने अस्पताल में किसी और को जीवन दान दिया, यहाँ उसकी अपनी दुनिया का चिराग बुझ गया। अंजलि की गोद में उसकी माँ का बेजान सिर था। वो न रो पा रही थी, न चिल्ला पा रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो खुद भी मर चुकी है। अब उसके पास अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। उसे अपनी उस घड़ी पर गुस्सा आया जब उसने आर्यन की जान बचाने का फैसला किया था। लेकिन फिर उसे माँ के आखिरी शब्द याद आए, बेटा, पुण्य कभी खाली नहीं जाता। मोहल्ले के कुछ गरीब लोगों की मदद से अंजलि ने अपनी माँ को मुखाग्नि दी। शमशान की आग में उसने अपने माता पिता दोनों की यादों को विलीन होते देखा।
अब वो इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली थी, न घर, न पैसा, न सहारा। अगले दिन अंजलि ने अपनी झुग्गी छोड़ दी। उसने तय किया कि अब वो शोक नहीं मनाएगी, बल्कि तपस्या करेगी। वो एक ऐसी जगह चली गई जहां उसे कोई नहीं जानता था। उसने एक लाइब्रेरी में रात को सफाई करने और दिन में वहीं बैठकर पढ़ने का काम ढूंढ लिया। अगले 2 साल अंजलि के लिए किसी वनवास से कम नहीं थे। भोजन दिन में सिर्फ एक बार, खिचड़ी या सूखी रोटी। नींद सिर्फ 4 घंटे, बाकी समय किताबों के बीच। समाज, उसने दुनिया से नाता तोड़ लिया था। यहाँ तक कि कॉलेज भी छोड़ दिया और प्राइवेट फॉर्म भरकर अपनी पढ़ाई पूरी की। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, हाथ सफाई के काम से खुरदरे हो गए थे, लेकिन उसकी बुद्धि और संकल्प हिमालय की तरह ऊंचे हो रहे थे। वो पुरानी फटी हुई किताबों से नोट्स बनाती और उन्हें जुबानी याद कर लेती। जब कभी उसे डर लगता या थकान होती, वो अपने बापू की पुरानी घड़ी और माँ की एक फटी हुई साड़ी को चूम लेती। उधर अस्पताल से ठीक होकर निकलने के बाद आर्यन पूरी तरह बदल चुका था। उसे पता चला कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई वो अंजलि थी। वो उसे कॉलेज में, कॉल सेंटर में, हर जगह ढूंढता रहा, लेकिन अंजलि जैसे हवा में विलीन हो गई थी। वो उसे शुक्रिया कहना चाहता था, उससे माफ़ी मांगना चाहता था, पर अंजलि ने अपना कोई नामो निशान पीछे नहीं छोड़ा था। वक्त का पहिया घूमा। यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड के सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े साधारण थे, पर उसके व्यक्तित्व की चमक ऐसी थी कि बड़े बड़े अधिकारी दंग रह गए। जब रिजल्ट आया तो पूरे देश ने देखा। ऑल इंडिया रैंक 12, अंजलि कुमारी। तभी अदालत का दरवाज़ा खुला और एक गूंजती हुई आवाज़ आई, सबूत मैं हूँ योर ऑनर। सबकी गर्दनें पीछे की ओर घूमी। वो आर्यन था। उसके हाथ में एक काला कोट और एक पुरानी मेडिकल फाइल थी। आर्यन जज के सामने खड़ा हुआ। उसने एक बार अंजलि की ओर देखा। उसकी आंखों में आज वही सम्मान था जो एक भक्त की आंखों में भगवान के लिए होता है। आर्यन ने बोलना शुरू किया, योर ऑनर, मैं इस शहर का वरिष्ठ वकील हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ एक चश्मदीद और एक गुनहगार के रूप में खड़ा हूँ। सालों पहले इसी ठाकुर बलवंत सिंह ने मेरे पिता को रिश्वत देकर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलवाया था। मेरे पिता ने डर के मारे सच छुपाया, लेकिन अपनी डायरी में उन्होंने उस रात का पूरा सच लिखा था कि रामदीन की मौत सांड के हमले से नहीं, बल्कि लोहे की रॉड से सिर पर किए गए वार से हुई थी। आर्यन ने वो डायरी और अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स पेश किए। और योर ऑनर, इस केस की सबसे बड़ी गवाह वो जमीन है जिस पर आज भी रामदीन के खून के निशान मिट्टी की गहराई में दबे हैं। मैंने फॉरेंसिक टीम से उसकी दोबारा जांच करवाई है। ठाकुर के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वो चिल्लाया, ये सब झूठ है, ये लड़का बिक गया है। जज ने हथौड़ा पटका, ऑर्डर ऑर्डर। अंजलि अपनी कुर्सी से उठी और कटघरे के पास गई। उसने ठाकुर की आंखों में झांक कर कहा, ठाकुर साहब, आपने कहा था कि वर्दी पहनने से खून नहीं बदलता। आपने सही कहा था। मेरे खून में उस चपरासी की ईमानदारी है जिसने अपनी जान दे दी पर अपना ज़मीर नहीं बेचा, और आज उसी ईमानदारी ने आपकी सल्तनत को ढहा दिया है। अदालत ने अपना फैसला सुनाया। ठाकुर बलवंत सिंह को उम्र कैद और उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया। जैसे ही पुलिस ठाकुर को ले जाने लगी, गांव वालों ने अंजलि बेटी जिंदाबाद के नारे लगाए। अदालत के बाहर आर्यन अंजलि के पास आया। वो कुछ कहना चाहता था, पर शब्द उसके गले में अटक रहे थे। वो अंजलि के पैरों में झुकने लगा, लेकिन अंजलि ने उसे रोक लिया। आर्यन, तुम ये क्या कर रहे हो? अंजलि ने पूछा। आर्यन की आंखों में आंसू थे। अंजलि, मैंने तुम्हें कॉलेज में फटे जूते वाली कहा था, पर आज मुझे समझ आया कि तुम उस वक्त भी मुझसे कहीं ज़्यादा अमीर थी। तुमने अपनी माँ के ऑपरेशन के पैसे मेरी जान बचाने में लगा दिए, जबकि मैंने तुम्हें सिर्फ जख्म दिए थे। मुझे माफ़ कर दो। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माफ़ी की ज़रूरत नहीं है आर्यन, तुमने आज सच का साथ देकर अपना कर्ज उतार दिया है। अब हम दोनों की मंजिलें अलग हैं, पर रास्ता अब एक ही है, इंसाफ का। कुछ दिनों बाद अंजलि अपने गांव पहुंची। उसने अपने पिता की उस 1 एकड़ ज़मीन पर कब्जा वापस लिया, लेकिन उसने वहां अपना घर नहीं बनाया। उसने वहां रामदीन सावित्री मेमोरियल स्कूल और अस्पताल की नींव रखी। उद्घाटन के दिन अंजलि ने अपनी पुलिस की टोपी उतारी और अपने पिता की उसी पुरानी लालटेन को जलाया जिसकी रोशनी में उसने कभी पढ़ाई की थी। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे उसके माता पिता बादलों के पीछे से उसे देख रहे हों और मुस्कुरा रहे हों। गांव का हर बच्चा फटे जूते पहनकर भी गर्व से चलता था, क्योंकि उन्हें पता था कि इसी मिट्टी से एक अंजलि निकली है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि किस्मत जूतों की चमक से नहीं, इरादों की मजबूती से लिखी जाती है।